आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। द्वितीय सत्र में आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर विपिन कुमार झा सर। आप सहायक आचार्य हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में और आपका व्याख्यान विशिष्ट रूप से कंप्यूटर ऑनलाइन टीचिंग एवं रिसर्च प्लेटफॉर्म्स पर है। तो सर मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और अपने वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान से हम सभी को कृतार्थ करें। डॉक्टर विपिन कुमार झा सर। आपकी स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है, विजिबल है। बहुत बहुत धन्यवाद अवनींद्र जी को। मैं सत्र प्रारंभ से पूर्व मेरी आवाज और स्लाइड क्लियर है, ये एक बार कंफर्म कर देंगे हमें? जी 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 क्लियर है। हम सत्र प्रारंभ से पूर्व ईश्वर का स्तवन परंपरा अनुसार करते हुए मैं आगे चलूंगा और जिस तरह हमें निर्देश प्राप्त हुआ है उसका परिपालन करते हुए मैं आप लोगों के समक्ष यथामति मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर उपस्थापित करूंगा। का चिंता मम जीवने यदि हरिर् विश्वम्भरो गीयते नो चेदर्भक जीवनाय जननिस्तन्यं कथं निस्सरे इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर्सधिपते लक्ष्मीपते केवलं त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सततं कालो मया नीयते। यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ सदस्यों को मेरा यथोचित अभिनंदन अभिवंदन। साथ में जो प्रतिभागी यहाँ पर हैं, मैं 76 के आसपास देख रहा हूँ, उन सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि ध्यान पूर्वक जो चर्चा हो रही है उस पर अपना एकाग्रचित्त होकर के आप उस पर अपना मनन करेंगे। आप जो विषय वस्तु यहाँ पर उपस्थापित की जा रही है, साथ साथ पेन कॉपी भी आप साथ में नोट करने के लिए रखेंगे, क्योंकि बीच बीच में कुछ बताएंगे आपको ध्यान में भी रखना होगा। बहुत सारी बातें होंगी जिससे आप सहमत होंगे, बहुत सारी बातें होंगी जिससे कि आप सहमत भी होंगे, तो उसको भी नोट करके रखेंगे, क्योंकि अंतिम 15 मिनट का समय रहेगा वो आप लोगों के लिए रहेगा, प्रश्न के लिए जो जिज्ञासा होगी इन सब के लिए रहेगा। तो मैं प्रारंभ करता हूँ अपने विषय वस्तु को के उपस्थापन को यहाँ पर प्रारंभ कर रहा हूँ। विषय वस्तु जैसे कि मैंने पहले से मुझे दिया गया था उसी का शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जो कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म्स, जो अध्यापन के लिए अधिगम के लिए साथ साथ शोध के संदर्भ में जिन जिन प्लेटफॉर्म्स का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। और कुछ तो नामांकित किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, कुछ जो चिन्हित नहीं किए गए हैं उनको भी संक्षेप में हम देखेंगे। यहाँ पर जो हमें पाठ्यक्रम अनुसार दिया गया है उसमें टीचिंग के संदर्भ में जूम, टीम्स, मीट, वेबएक्स, लर्निंग के संदर्भ में स्वयं, मूक्स और ई पाठशाला, इसके साथ साथ रिसर्च के संदर्भ में डेलनेट, इन्फोनेट, शोधगंगा, गूगल स्कॉलर, ये चर्चा की गई है। जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं, क्योंकि हेडिंग में ही दिया गया है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन का क्या अभिप्राय होता है ये आप सभी सब सुपरिचित होंगे इससे। कि मोटे तौर पर जो कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो
या उससे नियंत्रित हो, उसको आप ऑनलाइन के रूप में लेते हैं। जहां तक मैं ऑनलाइन को समझता हूं, मेरी गतिविधि मुख्य रूप से हालांकि 2007 से प्रारंभ हुई थी, लेकिन 3 जून 2008 से औपचारिक रूप से प्रारंभ हुई, जिसमें कि मुख्य रूप से उस समय में वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग ही हुआ करता था, और विशेष रूप से जिसका उपयोग करता था जिसमें में आइडिया नेटवर्क पर, आप जानते होंगे, जो उसमें में फैमिली ग्रुप बनाने के लिए दिया जाता था, उसका आप अध्ययन आदि के लिए प्रयोग कर लेते थे, जो एक साथ आप 50-60 लोग तक को जोड़ सकते थे। तो इससे प्रारंभ हुआ। फिर लार्ज स्केल में जब चर्चा हुई तो 11 अप्रैल 2022 को जो कार्यक्रम हुआ था उसमें वेबएक्स का हमने यूज किया था। उसके बाद फिर आगे चल करके हमने गूगल मीट जो है इसका मैं निरंतर उपयोग करता हूँ। मध्य में जूम आदि का भी हुआ था, लेकिन वो व्यापक स्तर पर नहीं हुआ था। और जो वीडियो के एडिटिंग के लिए जितना भी मैं प्रयोग करता हूँ, तो मोवावी स्टूडियो जो है उसका कंप्लीट पैक जो है वो मैं परचेज वर्जन रखा हूँ, जिससे कि हम आपके समक्ष जो भी उपस्थापन कर पाता हूँ उसी के आधार पर। ये अध्ययन अध्यापन का जो स्वरूप रहा है वो निरंतर बदलता रहा है। ये आज से नहीं, आप प्रारंभिक समय से आप देख रहे होंगे, जो कि आज तक ये निरंतर, ये क्षण प्रतिक्षण बदलता जा रहा है। ये मैं एडिशनल में इसलिए मैंने जोड़ा है 3 स्लाइड्स, ताकि आप आज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात हम कर रहे हैं उसको आप समझ पाएंगे ठीक से, और उसका उपयोग आप ठीक से कर पाएंगे, अन्यथा आप उसके उपयोग में सक्षम नहीं हो पाते हैं ठीक से। देखिए, इसको मैंने 3 स्तर पर रखा। एक ये उत्तम, मध्यम, अधम, तो मैंने काव्य शास्त्रीय जो है उसको ध्यान में रख करके दिया है। पहला तो यह है कि महाकवि कालिदास जो थे वह भी चर्चा करते हैं जो कि उत्तम शिक्षक कौन है। और जब आप ऑफलाइन में हम लोग हुआ करते थे कक्षा में, तो हम लोग ये करते थे जो कि सबसे बेहतर हमारे टीचर कौन है। तो वो टीचर जब बेहतर की बात हम करते थे तो उनका अध्यापन कौशल जो था, ज्ञान जो था और व्यवहार जो था, इसी के आधार पर हम लोग आपस में तय करते थे। और कालिदास भी वही कहते हैं, जिसमें कि आप कालिदास के का जो 2 पक्ष रखा गया है, जो कि ज्ञान और व्यवहार, ये जो दिया गया है, ये एक आदर्श रूप हम देखते हैं, जो कि अध्ययन अध्यापन का जो होता है एक आदर्श रूप होता है, जहां पर कि अध्यापक जो है उसको प्रमुख माना जाता है, और वह छात्र को जो ज्ञानार्जन करने के लिए जो छात्र वहां पर उपस्थित हैं उनको अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से आप्लावित करता है। दूसरा स्तर क्या हुआ, जो कि ऑफलाइन और शिक्षण संस्थान का जो महत्व बढ़ा, उसमें क्या हो गया, जो शिक्षक गौण हो गए और शिक्षण संस्था जो है वह प्रमुख हो गया। उसके बाद जब आप नामांकन आदि करवाते हैं तो कहते हैं जो कि किस शिक्षण संस्थान में करवाया जाए, तो उत्तम कौन होगा, तो जिसमें उस तरह के उत्तम शिक्षक हैं जो अच्छा परिणाम दे सकें। रिजल्ट अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं है तो टीचर अच्छे नहीं है। इससे क्या हुआ कि अध्यापक जो है, अध्यापक को हायर करने की प्रवृत्ति आ गई। और एक आप देखते भी होंगे जो कि एक कोचिंग संस्था है जो कि जितने अच्छे अध्यापक होते हैं उनको हायर करता है। फिर अध्यापक जो है वो भी इस व्यापारिक जो परिदृश्य है उसमें आ गए, अर्थात जो परिणाम जो अच्छा परिणाम जो देगा उसका डिमांड अधिक होगा, उसका मूल्य अधिक होगा, तो फिर कोचिंग और बाजारीकरण का दौर शुरू हुआ। और मोटे तौर पर स्पष्ट रूप से कहें तो गुरुजी जो थे उनका दायित्व हो गया जो कि व्यापारी का रूप हो गया। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो शिक्षा को बाजार में ला करके खड़ा किए। उसके बाद फिर देखते हैं जब शिक्षा का बाजारीकरण हो गया, इसमें ये ऑनलाइन प्रक्रिया जो है इसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया इस बाजारीकरण करने में। अब ऊपर में जो मैंने उत्तम, मध्यम, अधम की बात मैंने की है, इसमें जैसे वहां पर काव्य में ध्वनि उत्तम में भी और मध्यम में भी और अधम में भी आप देखते हैं काव्यत्व के लिए, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से अलग अलग हो जाता है। इसी तरह यहाँ भी है, ज्ञान व्यवहार जो है वह निकष उस समय में भी था, जब शिक्षण संस्था की बात कर रहे हैं उस समय में भी रहा, और अब ऑनलाइन की बात आ रही है वहां पर भी आ गया। अब ऑनलाइन में भी हम 2 प्रभाग में बांटते हैं। एक तो हो गया जो कोविड से पूर्व की स्थिति रही, और एक रहा जो कोविड काल के अनंतर जो रहा। कोविड से पूर्व जो रहा उसमें भी
ऑनलाइन बहुत सारे गतिविधि हुए हैं, जैसे कि तिरुपति विद्यापीठ का आप जानते होंगे, जहां पर कि शास्त्र संरक्षण के लिए रिकॉर्डिंग करवाई गई। बहुत तरह से आपने देखा है शास्त्र संरक्षण के लिए। इस तरह और भी बहुत सारे संस्थाओं ने कार्य किया था। उसके बाद दूसरा ये रहा, जो कि कामकाजी व्यक्ति जो हैं, जो वैसे औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक इस तरह का व्यवस्था किया जाए जो कि वो भी ग्रहण कर सके। तीसरा ये रहा, जो कि कोचिंग को अधिक से अधिक प्रॉफिट हो उसके लिए, जैसे आपसे क्लास करवाया गया, उसका रिकॉर्ड करके रख लिया गया, और वो अलग अलग रूपों में कोचिंग उसका प्रयोग करता रहा, करने लगे थे। तो ये कोविड से पूर्व वाली गतिविधि रही। कोविड काल के बाद, कोविड काल से लेकर के अद्यावधि जो अगर बात की जाए, तो ये आईटी कंपनी जितने भी हैं, उनके लिए एक ये बाजार में उतरने के लिए बहुत अच्छा अवसर दे दिया, और इससे कुछ लाभ हुआ और कुछ हानि हम देखते हैं। लाभ में हम ये देखते हैं जो कि विविध ऑनलाइन पोर्टल्स जो है उनका विकास हुआ, फिर शास्त्र संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान हुआ जो कि कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ सूचनाओं का आदान प्रदान अत्यंत सहज हो गया। इसके साथ साथ सरकार ने भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान समझा और अलग अलग तरह से कार्य गतिविधि को क्रियान्वयन किया, और इसके साथ साथ जन सहभागिता हुई। हानि में अगर देखा जाए तो ये गुरु शिष्य परंपरा, जो भारतीय परंपरा थी, उसमें एक तरह से सेंध लगाने की बात आ गई। इसके साथ साथ यह अत्यंत खर्चीला रहा। जहां गुरुजी 100 रुपये में महीने में ट्यूशन पढ़ाते थे आपको, या आप कक्षा में पढ़ते थे, वो यहाँ पर आप कम से कम 399 का करवाएंगे रिचार्ज, उसके बाद आप सोच सकते हैं पढ़ने की। तो इस तरह का एक दिनानुदिन जो बढ़ता ही जा रहा है, पहले 30 दिन का हुआ, 28 दिन का, 24 दिन का ही चलता जा रहा है, और आगे और भी बढ़ता जाएगा ये समस्या। उसके बाद लोग कुशल नहीं है ये प्रयोग करने में। जूम मीटिंग में भी बहुत सारे लोगों को समस्या हो रही होगी। गूगल मीट तो सामान्य रूप से कर लेते हैं, वेबएक्स कर दिया जाए तो और भी समस्या हो जा रही है, टीम्स कर दिया जाए तो और भी समस्याएं होती है। तो एक तो कुशल नहीं है, और ये तो जो अध्ययन करने वाले हैं, जो अध्यापन करने वाले हैं, उनके लिए और भी समस्या है। हम यहाँ पर पीपीटी तैयार कर पाएंगे, और बहुत सारे ऐसे भी अध्यापक हैं जो जिनको पीपीटी तैयार करना भी बहुत कठिन होता है उनके लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही। इसके बाद देख रहे हैं जो कि ये डाटा की चोरी जो है, ये भी एक अलग समस्या हुई। इसमें कोई अपना विशाल स्केच कर रहे हैं, वो न करें, इससे आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं जो कि समस्याएं, अलग तरह की समस्याओं की बात अगर करें, जो तकनीकी ज्ञान का एक तो सर्वथा अभाव होना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। दूसरा है जो कि जो जानकारी है उसका क्रियान्वयन हम ना कर पाते, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हम अभी आगे चल करके समर्थ पोर्टल की बात करेंगे। हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए समर्थ पोर्टल अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि एक प्राइवेट और पब्लिक का बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। लेकिन पैसा तो कंपनी पूरा ले रही है, लेकिन हम कितना प्रयोग कर पा रहे हैं उस समर्थ पोर्टल का, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। इस तरह का अनंत उदाहरण आपको मिलेगा। आप एक लैपटॉप ले लेते हैं, लेकिन लैपटॉप आप कितना उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि आपने जितना इन्वेस्ट किया है उतना अगर आपको आउटपुट नहीं ले पा रहे हैं तो आपके लिए वो निरर्थक है। इसके बाद तीसरा ये समस्या रही है कि कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि कोविड के समय में ऑनलाइन टीचिंग आप सभी जानते हैं, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग का क्या हो रहा है, जो कि ऑनलाइन टीचिंग का अभिप्राय क्या है, किस तरह से लेना है, किस प्लेटफॉर्म पर लेना है, क्या क्या उसमें नॉर्म्स होना चाहिए, हम उससे अपरिचित रहे। हमने कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी तरह से भी ले लिया, व्हाट्सएप पर ले लिया या अन्य तरह से ले लिया, और ऑनलाइन हमने टीचिंग कर दिया, इतने पर हम तीसरी कर लिए थे। तो ये सब भी बहुत सारी समस्याएं रही है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या जो है वह भारत के अधिकांश क्षेत्र में इंटरनेट जो है उसको वह आपको 9 के बराबर प्राप्त होता है। आज भी भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर कि आपको इंटरनेट ठीक से नहीं उपलब्ध होते हैं। आज मैं महानगर में हूँ, मेरे लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही मैं हरियाणा में समय में होता हूँ, उस समय में समस्या होने लगती है। तो इस तरह की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद साथ साथ कंप्यूटर की दक्षता के लिए बहुत सारे पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, सरकार की बहुत सारी गतिविधियां होती है, हम लोग भी बहुत व्यापक स्तर पर कार्य करते हैं, लेकिन वस्तुतः होता क्या है कि वह एक केवल औपचारिकता मात्र होकर के रह जाती है। इसको अन्यथा न लें, अभी हम लोग एक कार्यशाला में बैठे हुए हैं। इससे पहले हम कंप्यूटर जिनके पास है उनको आइडेंटिफाई करके उनको रखा गया था, लेकिन आप लोगों ने कितना प्रैक्टिस किया, आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। 125 व्यक्ति यहाँ पर हैं,
इससे पहले भी आप लोग जुड़े हुए थे, लास्ट डे जो हम चर्चा किए थे, आप लोगों ने कितना अभ्यास किया, क्योंकि कार्यशाला में अगर हैं तो आप भी एक्टिव होंगे। ये व्याख्यान केवल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के देखते हैं केवल मात्र व्याख्यान तक सीमित रह जाता है, तो इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। आज भी जो हम चर्चा कर रहे हैं, अगर आप जाकर के प्रैक्टिस नहीं करते, यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो कि कंपनियां जो है वो व्यापारिक संवर्धन उनका होता जा रहा है, जितने अभी हम चर्चा करेंगे, जूम, वेबएक्स आदि की चर्चा हम करेंगे। अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स पर। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उनमें आप कौन सी कंपनी कहाँ से संदर्भित है ये भी आप देख लीजिए, और उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट देख रहे हैं, जूम देख रहे हैं, गूगल मीट देख रहे हैं, वेबएक्स देख रहे हैं, स्काइप, उसके बाद टीचमेंट आप देख रहे हैं, इंडिया से संदर्भित अब टीचमेंट को केवल अभी देख रहे हैं यहाँ पर। अब हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से हम 3-4 बिंदु हम चर्चा करेंगे, ज्यादा यहाँ पर विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 12 से 20 मिनट के आसपास मेरे पास टाइम है, उतने में ही हमें करना है जो भी है। तो यहाँ पर हम वेबएक्स देखते हैं। वेबएक्स में का प्रारंभ अगर करते हैं तो मूल रूप से कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के लिए प्रारंभ किया गया था, जो कि आप देखते हैं, जो कि ओपनली जो ये आया है वो 2006 में आया है। हालांकि वो 1995 से प्रारंभ होकर के 2000 तक ये भिन्न भिन्न गतिविधियों में रहा, लेकिन 2006 में ये मार्केट में आपको दिखता है। और वेबएक्स जो है ये इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है कि एक इसमें अपार शक्ति है। अपार शक्ति मतलब इसकी क्वालिटी जो है, वीडियो क्वालिटी, वो अभी तक आप जितना अभी चर्चा हम करेंगे उनमें सबसे बेहतर है इसकी क्वालिटी। और उसी तरह से जितना आप अभी देखेंगे उनमें सबसे ज्यादा महंगा ये है। ये जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने इसका पूरा पैकेज लिया हुआ है, जिसमें कि हजारों की संख्या में जुड़ सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर 200-250 होते होते आपको कहेगा जो कि इससे अधिक आप नहीं जा सकते हैं, या 500 का लिए होंगे आप, लेकिन इसमें जितना आप अधिकतम चाहेंगे उतना आपको प्राप्त हो जाता है। और सबसे है जो कि क्वालिटी इसकी बहुत जबरदस्त है। इस कारण से अगर आप कोई मीटिंग के पर्पज से करते हैं तो बहुत ही बेहतर है। और हमने जो प्रथमतः प्रारंभ किया था संस्कृत जगत का प्रथम वेबिनार की परंपरा जो शुरुआत हुई थी, वह हमने वेबएक्स से ही प्रारंभ किया था। ये हमने देखा, और ये आप देखें किस तरह प्रक्रिया है। तो वेबएक्स का ये ऑफिशियल पेज है, यहाँ पर जाकर के आप साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद आप इंस्टॉल करिए, डेस्कटॉप पर कर सकते हैं, और मोबाइल वर्जन भी है, और इस तरह से चला सकते हैं। इसमें मूल रूप से ये होगा कि आप सबका जो परचेज वर्जन का जो फीचर्स है वो अलग अलग होते हैं। विपिन सर, हाँ, थोड़ा सा इसको और जूम कर दें लोग, क्योंकि मोबाइल पे ज्यादातर लोग जुड़े हैं इस कक्षा में, तो थोड़ा सा और इसको जूम करें ताकि लोगों को सुविधा हो। हाँ, यहाँ तक ठीक है? हाँ जी जी जी, हाँ ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगला हम आते हैं जो कि स्काइप। स्काइप को देखते हैं, जो 2003 से प्रारंभ है। मोटे तौर पर स्काइप बहुत अच्छा रहा, लेकिन स्काइप का जो लिमिटेशन था वह ये था जो कि वह केवल कन्वर्सेशन के लिए प्रारंभ हुआ था। आप समझ सकते हैं, जो कि संभवतः यह सबसे प्रथम रहा। यह बाद में फेल इसलिए हुआ क्योंकि ये इसलिए फेल हुआ क्योंकि बाद में जाकर के ये यूजर का जो मीटिंग्स रहे वो डिलेल होने लगी, अर्थात वो हैंग करने लगा, बहुत सारी समस्याएं आने लगी, और इस कारण से इसको हम लगभग आउटडेटेड मान करके हम चलते हैं। हालांकि पर्सनल यूज के लिए अभी भी ये उपयोगी है। इसमें भी वही है जो कि आप ये इंस्टॉल मोबाइल पर भी कर सकते हैं और सिस्टम से भी कर सकते हैं, और जैसे अन्य का प्रक्रिया है, प्रक्रिया लगभग सबका एक समान होगा, इसलिए मैं प्रक्रिया पर अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि प्रक्रिया में जाऊंगा तो एक में ही हम पूरा इन्वॉल्व हो रहेंगे हम। इसके बाद आगे हम देखते हैं जूम। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि जूम के संदर्भ में आपको जानकारी दे दी गई है, तो उस पर हम आगे चर्चा कर भी नहीं रहे हैं। 2011 में ये प्रारंभ किया गया था, और ये मूल रूप से जो रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है इसको ध्यान में रख करके किया गया था, जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग, चैट ये आप कर सकें। इसमें मैं बहुत सारा रखा था जो कि उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन हमें जानकारी दी गई है जो कि पहले चर्चा की गई है। ये जूम है, इसमें आप परचेज्ड वर्जन अलग होगा, और फ्री वर्जन भी ये अभी तक प्रोवाइड करवा रहा है। इसमें लिमिटेशन 40 मिनट्स का पहले दिया गया था। वर्तमान क्या स्थिति है वह आप जिस दिन आप यूज करें उस समय में जाकर के आप देखें, क्योंकि हर क्षण ये मार्केटिंग के क्षेत्र में हर क्षण ये बदलता जा रहा है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि जो आज है कल वही आपको दिया जाएगा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ये भी विश्वसनीय में एक है, माइक्रोसॉफ्ट का है,
और ये मूलतः मैसेजिंग ऐप था जो कि मूल रूप से ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है, लेकिन थोड़ा जटिल है। सामान्य रूप से आपके प्रचलन में ये नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह कार्यविधि है इसका वो थोड़ा जटिल है लेकिन सुदृढ़ है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात करते हैं जिसमें कि मास लेवल पर आपको फाइल्स ट्रांसफर करने होते हैं मीटिंग के दौरान, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपको केवल स्लाइड दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता कि मुझे 10 ग्रंथ भी आपको साथ में रियल टाइम में आपको भेजना होता, तो उसके लिए टीम्स से बेहतर आपको और अन्य नहीं दिखेंगे। ये क्योंकि जितना भी आप हम देख रहे हैं सबका अपना स्पेसिफिक यूटिलिटी है, और हम लोग क्या समझते हैं कि वेब कॉन्फ्रेंसिंग है तो सब एक से ही हम काम कर लेंगे। उसके लिए हम आएंगे, जो कि हम गूगल मीट हमने लास्ट में क्यों अपनाया है टीचिंग के लिए, वो मैं अंत में आऊंगा वहां पर। तो ये 14 मार्च 2017 को प्रारंभ किया गया, ठीक है। ये कार्य किस तरह करता है तो आप ठीक उसी तरह से है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी लेंदी है, क्योंकि आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना जरूरी होता है, और माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट होने के लिए उसका परचेज वर्जन का होना जरूरी होता है। तो मोटे तौर पर जो ऑथेंटिक है वही यूजर आपको मिलेगा इस पर। ये जब आपने चाहा फ्री में तैयार कर लिया और उसको खत्म कर दिया, इस तरह का आप नहीं कर पाएंगे इसको, जैसे आप जूम्स के साथ या जीमेल के साथ आप कर लेते हैं, इस तरह ये नहीं कर पाएंगे इसमें। इसके बाद ये स्केच जो करते हैं वो प्लीज नो करें, क्योंकि वो कहीं न कहीं समस्या करता है, ठीक है। ये विशाल कोई है, इन्होंने स्केच किया था और पेन का यूज किया था, तो आप थोड़ा शांत रहें। अगर आपको आवश्यकता हो तो हमें बताएं, तो मैं आपका सहयोग करूंगा। इसके बाद हम आते हैं गूगल मीट पर, और मैं चर्चा करना चाहूंगा जो गूगल मीट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अध्यापन के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म देता है। म्यूट कर लेंगे प्लीज। ये क्यों का मैं कह रहा हूं, क्योंकि प्लीज म्यूट कर लेंगे आप। तो इसमें क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि गूगल पहले जिस तरह कार्य करता था उसमें आप गूगल ड्राइव के रूप में देखते थे या अलग अलग आप परचेज करते थे। अब क्या हो रहा है कि गूगल वर्क प्लेस आप परचेज करते हैं, और वो 1 साल का आपका एक साथ लेता है, और प्रत्येक मंथ आपका जो एक जिस तरह आपका उपयोग है उसके अनुसार आपने पैकेज लिया है, और निरंतर आप उसको पे करते रहते हैं। 30 तारीख का आपका पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहता है, इस तरह का चलता है। तो मैं भी जैसे यूज कर रहा हूँ वो गूगल मीट का ही परचेज वर्जन यूज करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि गूगल मीट भी आपके साथ है, गूगल क्लासरूम ये आपको सहयोग करता है, गूगल कैलेंडर जो है ये आपको सहयोग करता है, गूगल ड्राइव जो है ये आपको सहयोग करता है। ये सभी एक साथ इंटीग्रेटेड होकर के आप काम करते हैं, और इंटीग्रेटेड होकर के काम करते हैं तो क्लास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, स्टूडेंट का अटेंडेंस, स्टूडेंट का होमवर्क, स्टूडेंट की ग्रेडिंग, ये सभी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जो एक सामान्य व्यक्ति जिसने कभी भी कंप्यूटर नहीं देखा है उसको 15 मिनट में ट्रेंड किया जा सकता है इन सबको लेकर के। तो अध्यापन के लिए कितना सहज हो जाएगा आप समझ सकते हैं। ये मोबाइल पर भी काम करता है उसी तरह, और ये लैपटॉप पर आप काम कर ही सकते हैं। तो ये एक सबसे सहज यूजर फ्रेंडली ये है। हालांकि अगर आप विश्व स्तर पर अगर बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात अगर करते हैं तो अलग अलग ये 4 मुख्य रूप से दिखेंगे, जिसमें कि आपको एक स्पेसिफिक कंपनी जो है वो आगे है इसमें, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के संदर्भ में, इसलिए मैं गूगल मीट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये आप जितने भी हैं वो रिकमेंडेड हैं, जो कि ये आप करेंगे तो आपको बहुत ही सहज रहेगा आपके लिए, और इससे सभी परिचित ही हैं। आपके पास गूगल अकाउंट होना चाहिए। गूगल अकाउंट आपके पास होता है तो ऑटोमेटिकली आप गूगल वर्क प्लेस परचेज करने के एलिजिबल होते हैं, लेकिन उसके साथ शर्त ये होता है कि आपका अपना वेबसाइट होना चाहिए। उसके लिए आपका एक डोमेन लेकर के होस्टिंग करते हैं और आप कर पाएंगे। लेकिन ये मत भूलिए जो ये भी एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है, और ये भी उसी तरह कार्य कर रहा है। जैसे प्रारंभ में एक उदाहरण दे रहा हूं, जो कि गूगल ने क्या किया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, जितना रिकॉर्डिंग करना है करिए। ये फरवरी मार्च में आकर के बंद कर दिया। अब कह रहा है कि आप परचेज वर्जन लीजिए तब मैं रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी दूंगा, नहीं तो आप जैसे काम चला रहे हैं वैसे काम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रतिदिन गूगल का भी जो है वह परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। ये गूगल क्लासरूम है जो मैंने अपने क्लासरूम का स्क्रीन शेयर किया है,
उसके बाद एक जो है इंडियन जो है, जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, उसको संक्षेप में बता दे रहा हूँ। ये टीचमेंट है जो बेंगलुरु बेस्ड है, और ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं, जिस कारण से इसको मैंने छोड़ा था। फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं, खास करके रिकॉर्डिंग कहाँ पर आपको कभी कभार मिसप्लेस हो जाता है रिकॉर्डिंग, और वो रिकवर करना बहुत कठिन हो जाता है इसमें। ये सब थोड़ी समस्याएं हैं, इस कारण से मैंने इसको अवॉइड किया। इसके बाद ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में अगर बात करते हैं तो ई पाठशाला की बात करते हैं, क्योंकि आज जो पाठ्यक्रम हमें दिया गया था वो इतना विस्तृत पाठ्यक्रम दिया गया है, और उसमें भी 15 मिनट मुझे 10-15 मिनट स्टूडेंट्स के लिए मुझे निकालना है इसमें से, तो इस कारण से मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूँ। ई पाठशाला जो है यह जो 10th तक की जो है, अर्थात 12th तक कर सकते हैं आप, फर्स्ट से लेकर 12th तक के संदर्भ में ये है। इसमें ये एनसीईआरटी जो है उसने यह प्रकल्प व्यवस्थापित किया है। यह 2015 से कार्यरत है, एनसीईआरटी तो 1961 से है। इसमें ई पाठशाला जो है, इसमें आप एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स हैं, वीडियो ऑडियो जितने भी हैं, ये सभी आपको यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, और इसके वेबसाइट पर जाकर के आप साक्षात आप जो भी चाहिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ उपलब्ध है। सहजतया आप मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से या जो भी आपका पीसी है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ उपलब्ध है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह स्वयं की बात अगर करें तो स्वयं को आप समझ सकते हैं, उसका अपग्रेडेड है। ये 10 से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक के जितने भी खास करके क्लासेस जो है, वीडियो क्लासेस जो 4 क्रेडिट का जो आप सामान्य रूप से देखते हैं, उनका आपको मिलेगा। ये 2 स्तर पर आप देख सकते हैं, जो कि स्टूडेंट के लेवल पर अलग है और फैकल्टीज जो तैयार करते हैं उनके लेवल पर अलग है। फैकल्टीज के लिए अलग सिस्टम है, जो कि वो अपना एक प्रस्ताव भेजते हैं, प्रस्ताव जब एक्सेप्ट होता है उसके बाद उसके जो नोडल एजेंसी है उनको आप भेजते हैं, और वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप उसको तैयार करके उनको देते हैं, और देने के बाद वही एस्टेब्लिश हो जाता है वहां पे वेबसाइट पर, और स्टूडेंट्स जाकर के एनरोल करते हैं। एनरोल करने के बाद वो उसका जैसे आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में या कॉलेज सिस्टम में पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ेंगे। अंतर यही होगा कि वहां पर क्लासरूम में होते हैं, यहाँ पर आपके सामने में आपका लैपटॉप होता है, और सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में देखते हैं। वैसे ही एग्जाम होना है, वैसे ही आपका आना है, वैसे ही सर्टिफिकेट मिलना है, जैसे मान्यता आपको वहां मिलता है वैसे ही मान्यता इस कोर्स का मिलेगा। ये जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ये संबद्ध है, यूजीसी हो, इस तरह के और भी जो संस्था है उनको उनसे संबद्ध ये है उनके। इस कारण से इसमें कोई समस्या आपको नहीं है। आप विस्तृत जाकर के जब वहां पर देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें जो 4 मूल रूप से हैं, जो कि वीडियो लेक्चर्स जो है या ये स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल जो है, उसके साथ साथ वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, असेसमेंट जो होता है, इसके साथ साथ ऑनलाइन डिस्कशन फोरम वगैरह जो है ये भी यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्प है जो भारत सरकार के द्वारा हम लोग के लिए उपलब्ध करवाया गया है, और हम लोग अधिक से अधिक बेनिफिटेड हो सकते हैं इससे। ये हम लोगों का एक बहुत बड़ी विडंबना है, जो कि हम लोगों में से बहुत व्यक्ति जो हैं वो स्वयं कुछ सुने भी नहीं होंगे स्वयं वस्तुतः है क्या, ठीक है। तो स्वयं का यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या स्टडी बेस्ड, ये जो यहाँ पर स्वयं आप देख रहे हैं शॉर्ट में, उसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, और इससे आप समझ सकते हैं जो कि ये इसलिए दिया है जो कि आप पूर्णतः एक्टिव हैं। जब आपकी कक्षा नहीं भी चल रही है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोई न कोई कोर्स आप करते रहिए, और इसमें बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए आपके लिए सहज है ये स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए बनाने के लिए। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। वही जो आप स्वयं देखे थे, ये मूक्स की बात जो करते हैं, मूक्स क्या होता है कि मूक्स के माध्यम से आप वहां पर उपस्थापित करते हैं। मूक्स क्या है, तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये कोर्सेज स्वयं उपलब्ध करवाता है, और अर्थात प्रमाणित करके ये उसका रोल रूप से होता है, अर्थात वो बीच में मध्यस्थ का काम करता है, और उसके लिए कुछ नोडल एजेंसीज भी रखा है स्वयं जो पोर्टल है। तो यहाँ पर ये हालांकि प्रारंभ हुआ था, बहुत पहले प्रारंभ हुआ था, और आज जो स्वयं कार्य कर रहा है वो इस पैटर्न पर ही कार्य कर रहा है। और इसमें आप जब
विस्तार में देखना चाहे तो विकिपीडिया में जाए तो बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है, जो कि ये क्या है, ये आप ये समझेंगे जो अभी जो आप वहां पर देख रहे थे स्वयं को, वही 10th से लेकर यूनिवर्सिटी तक MOOCs जो है को अंगीकार करते हुए कार्य करता है। और उधर ई पाठशाला में आपने 1 से 10 या 12 तक आपने देखा था। इसमें भी वैसे ही है जो कि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अर्थात ये वर्ल्ड वाइड काम करता है MOOCs का जो है। और ऑनलाइन रिसर्च प्लेटफॉर्म में से हम कुछ को देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन रिसर्च प्लेटफॉर्म में हम एक तो देखते हैं जो कि टेलनेट जो है। टेलनेट मूल रूप से है जो कि लाइब्रेरीज जो है वो भारतवर्ष के जो जितने भी पुस्तकालय हैं जो प्रगतिशील मुख्य रूप से हैं, उनका एक नेटवर्क तैयार करता है यह। और यह मुख्य रूप से रिसोर्सेज को और भी ऑथेंटिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए ये है। और जितना भी गतिविधि हो रहे हैं, अर्थात नवीन उपलब्धि हो रहे हैं, उनको भी यह आत्मसात करते हुए चलता है। इसका जो ऑफिशियल पेज है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि इसमें अलग अलग मेंबरशिप आप कैसे लेंगे, या ये लाइब्रेरी जो मेंबरशिप, लाइब्रेरी का मेंबरशिप होता है किस तरह से होता है, या एक दूसरे से कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर विवरण दिया गया है। इसके बाद इसी तरह टेलनेट ये इसमें नेमिंग ये होगा, नेमिंग में मैंने यहाँ पर इसको ये नहीं किया है, खैर चलिए। तो ये जो दिया गया है ये इनफ्लिप करके दिया गया है, जिसमें कि आप इसका समझ सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये हेडिंग जो है, हेडिंग पिछला वाला रह गया है, ये है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये जो है ये 1991 में ये प्रारंभ किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जितना भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उस आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए ये संपूर्ण जो लाइब्रेरी है, जितने भी अलग अलग पुस्तकालय हैं, उनको यह एक सूत्र में बांधता है। और इसका कार्य करने की शैली जो है वह एक स्पेसिफिक है। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि किस तरह से है, ये IUC जो है इस तरह से यह एक कार्य गतिविधि करता है। और यह वर्तमान समय में जितना आपको उपादेय लगे, लेकिन निकट भविष्य में अत्यंत ही महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में हमें दिखेगा यह। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शोधगंगा। शोधगंगा जो है इसका अब जैसे देखते हैं जो 2 टर्म से बना हुआ है, शोध और गंगा। शोध का अभिप्राय है जो आप अपने जो प्राचीन रूप में अगर कहा जाए तो श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद जो आपकी अनुभूति होती है, उसको जो अभिव्यक्त करते हैं, यहाँ पर हो रहा है जो कि जो आपने पहले से जो अध्ययन किया है उसके आधार पर जो कुछ नवीन या समाज को देने के लिए कुछ नवीन उपस्थापना जो करते हैं, उससे संदर्भित है। और गंगा पद जो दिया गया है, अर्थात ये इन्होंने इनफ्लिपनेट जो है उन्हीं सेंटर के अंतर्गत ये भी आता है शोध गंगा। इसका जो नामकरण किया गया है वो इसी आधार पर किया गया है कि जैसे गंगा पवित्रतम है और सबसे विशालकाय है और बहुत दूर तक जाने वाली है, इसी तरह ये भी शोध गंगा जो है या शोध से संदर्भित भारतवर्ष के जितने भी शोध हो रहे हैं, MPhil PhD आदि जो हो रहे हैं, इनको आत्मसात करते हुए इनका सॉफ्ट कॉपी जो है इनका संरक्षण ये करता है और विश्व स्तर पर ये उपलब्ध करवाता है। ये इसका जो पवित्रता है वो आप प्लेगरिज्म को जब जानते हैं उसमें उसके तहत आप समझ सकते हैं, जो कि पूर्णतः शुद्ध रूप में प्राप्त हो। दूसरा हो जो कि लार्जेस्ट, अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष में ये एक अवधारणा रखी गई थी। अब कितना तक कार्यान्वित हो पाया है वो आप लोग विशेष रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि जितने भी भारतवर्ष के यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनके जो MPhil और PhD होंगे उनका सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर उपलब्ध होगा। और कितना उपलब्ध है वो आप लोग समझ सकते हैं, किस किस यूनिवर्सिटी के आते हैं, किसके नहीं आए हैं, तो वो आप समझ सकते हैं। तो ये एक दिया गया था जिसमें कि और बहुत दूर तक ये एक इस तरह का प्रकल्प रखा गया जो कि लॉन्ग टर्म के लिए रखा गया। ये 2011 में प्रारंभ किया गया और ये निरंतर इसमें वृद्धि हो रही है, जो आप इस वेबसाइट के माध्यम से जान पाएंगे। इसका गूगल स्कॉलर आते हैं, आपने पढ़ लिया, रिसर्च कर लिया, लेकिन आपने क्या किया तो दूसरे को क्या पता है, आपके पास रखा हुआ है, तो आप वैश्विक स्तर पर उसको उसकी उपस्थापना कर सकें,
जो फ्रीली एक्सेसिबल हो और सर्च इंजन के माध्यम से देखा जा सके और आपको भी पता चल सके कि कितना प्रभावी रहा है आपका लेख, आपका ग्रंथ आदि आदि। तो ये 20 नवंबर 2004 को लॉन्च किया गया था और तब से ये काम कर रहा है। ये गूगल स्कॉलर का मेरा पेज है, ये इस पर जाकर के आप देख पाएंगे जो कि हमने क्या क्या गतिविधि की है। इसके बाद ऑनलाइन प्लेगरिज्म चेकर, हालांकि ये पाठ्यक्रम में नहीं था, फिर भी मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि ये अपडेटेड अगर किया जाए तो अनिवार्य रूप से ये रहेगा। ये मैंने संक्षेप में 2 मिनट में इसको समाप्त कर रहा हूँ। ये टर्निटिन है जो व्यापक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण अभी प्लेगरिज्म चेकर के रूप में है। संस्कृत के लिए ये लोग ये दावा कर रहे हैं जो कि संस्कृत प्लेगरिज्म चेकर के रूप में CPF, इसके साथ साथ जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इनका जो है हिंदी आदि के लिए इन्होंने व्यवस्थापित किया है। लेकिन जहां तक मैंने अनुभव किया है क्योंकि संस्कृत का प्लेगरिज्म चेकर अभी तक सुव्यवस्थित रूप से नहीं है और इस पर कार्य करने की आवश्यकता है और ये इतना सहज भी नहीं है, तो इस पर कार्य होगा निश्चित रूप से। इसके बाद ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के संदर्भ में कुछ और भी महत्वपूर्ण थे जिनको कि मैं अगले 2 मिनट में निपटा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपके प्रश्न हम लेंगे। ये समर्थ पोर्टल जिसकी चर्चा मैंने किया था, और भारतवर्ष के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो आप फॉर्म भरते हैं या उनका जितनी भी गतिविधि चलती है वो आपको समर्थ पोर्टल के तहत हो रहा है। लेकिन एक विडंबना है जो कि बहुत ही कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो इसका उपयोग 100% क्या 30% भी कर पाते हैं। ये पैसा तो पूरा लेता है लेकिन कितना इसका उपयोग कर पाते हैं ये उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो टेक्नीशियन हैं उन पर निर्भर करता है जो कि वो कितना जानने वाले हैं, कितना उपयोग कर पाते हैं। क्योंकि इतना कुछ दिया गया है जो कि एक बहुत बड़ा कार्य जो है ये अकेले हैंडल कर देता है। इसके बाद आप देखते हैं जो कि UGC केयर की बात करते हैं जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है आज के संदर्भ में, तो इसकी भी चर्चा करनी आवश्यक थी। इसके बाद स्कोपस जो है ये विश्व स्तर पर अगर कहा जाए जो कि आपके ऑथेंटिसिटी की बात अगर की जाती है आपके लेख की, वैश्विक स्तर पर अगर बात करेंगे और भारत स्तर पर बात करते हैं तो UGC केयर की बात कर रहे हैं, और अगर वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो स्कोपस की बात करते हैं। हालांकि स्कोपस की अपनी लिमिटेशंस हैं, हम लोग जब किसी चीज की चर्चा करते हैं तो उसकी लिमिटेशंस को भूल जाते हैं। ये लैंग्वेज के लिए ओपनली नहीं है, हालांकि हम लैंग्वेज से संदर्भित भी हम देखेंगे, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो है जब आप पढ़ेंगे इसको तो समझ जाएंगे जो कि ये मूल रूप से लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये जिसके लिए है उसके क्षेत्र में ये बहुत बेहतर कार्य कर रहा है। और भी बहुत सारे हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, इसके साथ साथ JSTOR है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तो बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी परियोजना रही है भारत सरकार की, हालांकि कितना सफल रही है वो तो आप खुद समझ सकते हैं। भारतवर्ष के जितने भी लाइब्रेरी रहे हैं उनको एक साथ कोलैबोरेट करके उनके जो जितना भी ग्रंथ हैं उनको आप एक जगह से आप एक्सेस कर पाए, ये दिया गया था। JSTOR है, JSTOR में जितना भी आप जर्नल्स से संदर्भित जो आप देखेंगे कंटेंट सामग्री देखेंगे वो आपको मिलेंगे, और इसमें 99% आप ऑथेंटिक मिलेंगे क्योंकि इसमें जो अपलोड किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, यह बहुत ही परीक्षण के बाद करते हैं, वैसे नहीं कर लेते हैं। ये संस्कृत डॉक्यूमेंट्स को हम नहीं भूल सकते हैं क्योंकि संस्कृत डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने प्रारंभ किया, हालांकि उनसे वैयक्तिक रूप से हमारा ये रहा है चर्चा रही है, लेकिन उन्होंने इतना बेहतर तरीके से प्रारंभ किया, और जिस समय में संस्कृत संदर्भ में कोई काम नहीं कर रहा था ठीक से, ये उस समय से लगे हुए हैं और निरंतर इन्होंने काम किया है और बहुत कुछ दिया गया है। इसके बाद आप इंटरनेट आर्काइव देखते हैं, और इसी के साथ यह जो हमने चर्चा मुझे करनी थी उसको मैंने कुल 40 मिनट में हमने समाप्त किया है, और अगले 5 मिनट या 10 मिनट जो भी आपको अपेक्षित हो, ये कुछ प्रश्न होंगे जो कहा गया था, जो कि उसके लिए हम समय बचा करके रखें। तो मैं 5 मिनट ये उन छात्रों के लिए जिनको आवश्यकता है, जिनको कुछ चर्चा करनी है, उनके लिए मैंने कल्पित करके रखा है। अब आप माइक ऑन करके आप अगर पूछें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं एक एक करके माइक ऑन करूंगा तो फिर थोड़ा समस्या होगी। विपिन जी प्रणाम, मैं दिनेश पांडे बोल रहा हूँ। हाँ, तो मेरा प्रश्न समर्थ से है सर। समर्थ जो आप समर्थ की आपने चर्चा की थी, हालांकि हमने समर्थ में काम हमारी यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया है, फिर भी थोड़ा समर्थ के ऊपर प्रकाश डाल दीजिए आप। देखिए समर्थ जो है वो अपने आप में इतना समर्थ है कि उस पर प्रकाश डालने के लिए भी पर्याप्त समय चाहिए, लेकिन मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ,
जो कि जितना भी ऑनलाइन एक्टिविटीज आप एक यूनिवर्सिटी में करते हैं, वो आपका एक कैंपस हो या मल्टी कैंपस वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी कैपेसिटी एक से लेकर के आपका जहां तक जा सके वह समर्थ जो है उसको हैंडल करने में समर्थ है। जैसे आप फॉर्म भरवाते हैं स्टूडेंट्स से, फॉर्म भरवाते हैं, किसी रिक्रूटमेंट करते हैं, उसके संदर्भ में कहा जाए, ये तो दो प्रक्रिया है जो कि हर कोई इससे काम कर ले रहा है। इसके साथ साथ ऑनलाइन एक्टिविटी जितने भी करवा रहे हैं, व्याख्यान करवा रहे हैं या अन्य जो भी गतिविधि करवा रहे हैं, उसको आप समर्थ पोर्टल के माध्यम से हैंडल कर सकते हैं। जितना डाटाबेस आप आपके जितने स्टाफ है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन टोटल डाटाबेस का कलेक्शन और उसका मल्टी टास्क जो है, ये मल्टीपल रूप से एक्सेस करना, ये आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक पूरा जब आप जाएंगे उसके लॉगिन, यूजर लॉगिन और पासवर्ड उसका दिया गया होगा, जब उसको आप खोलेंगे समर्थ पोर्टल को, तो आपको अलग अलग सेक्शन दिया गया होता है, अलग अलग सेक्शन दिया गया होता है जो कि आप किस तरह से इसका उपयोग किस संदर्भ में करना चाहते हैं। अगर आप केवल कॉन्फ्रेंस आयोजन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग होगा, क्लास केवल आयोजन करवाना चाहते हैं और सभी का आप अलग से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसका अलग होगा। तो ये समर्थ जो है एक बहुत बड़ा व्यापक है और हम आगे प्रयास करेंगे, जो कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि जब चर्चा करेंगे तो पूरा 2 क्लास समर्थ पर ही रखा जाए। और समर्थ के जो एक्सपर्ट है, क्योंकि समर्थ का एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, समर्थ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, 15 दिन का 1 महीने की ट्रेनिंग दे करके उनको समझाया जाता है समर्थ का अलग अलग जो ये चीज है। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? महोदय, मैं अखिलेश त्रिपाठी, श्री गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय से। मैं एक जानकारी ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या इन सब जैसे भी जो भी मतलब लाइब्रेरी हैं, इन लाइब्रेरी में क्या हम कुछ अपनी भी, हमारे विद्यालय के कुछ विद्वान हैं जो कि अपनी कुछ रचनाएं हैं उनकी, उनको भी क्या उसमें हम सबमिट कर सकते हैं या उसमें अपलोड कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज है क्या? नहीं, मैं बात को जहां तक समझा वो इस तरह से है, जो कि आपकी अपनी रचना है और आप चाहते हैं कि वहाँ के आपके इंस्टीट्यूशन जो है उसके वेबसाइट पर आप दें, यही प्रश्न है आपका? इंस्टीट्यूशन पे नहीं, हमारी लाइब्रेरी जो है, जिस प्रकार के आप कई लिंक हमको बताए हैं अभी अभी आपने, उन लिंकों पे जैसे हम उस अपने भी ग्रंथ जो भी है या कुछ लेख है किसी पर्टिकुलर एक, जैसे एक इन्वायरमेंट पे ही ले लिया, उस पे भी कुछ अगर लिखा गया है तो क्या उसको हम एक ग्रंथ का रूप दे करके वहां पे रख सकते हैं सुरक्षित? उसके लिए क्या प्रोसीजर है? नहीं, आपके प्रश्न को या तो मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। आप ये चाह रहे हैं, आपके पास रचना है, कुछ छिटपुट रचना है, उसको ग्रंथ के रूप में दे करके आप वहां पर रखना चाह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? जी, जिससे कि वो और लोग भी कलेक्ट कर, हाँ, और लोग भी उसको असेस कर सके, देख। इसके लिए गूगल स्कॉलर जो है, गूगल स्कॉलर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहेगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से संबद्ध हैं तभी वो गूगल स्कॉलर आपको रजिस्ट्रेशन करने देगा। किसी इंस्टीट्यूशन से संबद्ध होने का अभिप्राय ये है कि आपका अकाउंट, जैसे मेरा मान लीजिए जैसे नालंदा में था तो nalanda.ac.in या इस तरह का कुछ था, या संस्थान में जो होंगे उनका csu.ac.in या इस तरह के, या nic.in इस तरह का कुछ होगा, तो ये जो होगा आपका उससे वो रजिस्टर करेगा। ठीक है, तो आप पहले तो ये एश्योर करें जो कि आपका है, अगर है तो आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप अलग अपना वेबसाइट बना करके वहां पर आप डाल सकते हैं, या और भी बहुत सारे पोर्टल हैं। आप इंडिविजुअल रूप से हमसे चर्चा करेंगे, मैं आपको अलग अलग जो है पोर्टल उनके बारे में मैं बता दूंगा और लिंक भी मैं दे दूंगा। लेकिन मोटे तौर पर गूगल स्कॉलर जो है ये आपको रहेगा, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड उसका सर्कुलेशन होता है। जी, स्वयं आदि बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आप टीचिंग मटेरियल अपना बना करके वहाँ आप जी अपना स्थान ले सकते हैं। आपका वीडियो, आपके नोट्स वहाँ रखे जाते हैं, लेकिन वो स्तरीय होते हैं, उसकी प्रक्रिया थोड़ी बहुत कठिन है।
हाँ, इसीलिए मैंने स्वयं की चर्चा नहीं की, क्योंकि वो जो होते हैं वो रिग्रेस उनका प्रोसेस है। ये सब हैं, बहुत और भी हैं अन्य प्लेटफॉर्म जहां पर हाँ। आप टीचिंग से संबंधित, आजकल तो हर विश्वविद्यालय अपना शुरू कर दिए हैं, तो इसलिए आप एक स्तरीय ई कंटेंट तैयार करके वहां पर आप अपलोड करा सकते हैं। आदर्श ज्योति कोई हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ बताएं आदर्श ज्योति, पूछें और किसी की कोई संबंधित जिज्ञासा हो तो फिर। जी सर, नमो नमः। सर आपने जो स्वयं बताया था वो क्लियर नहीं हुआ था, क्या आप उसे फिर से बता सकते हैं? क्या फिर पुनः बताएंगे? सर स्वयं। स्वयं। यस सर। हाँ, स्वयं पर तो हमने चर्चा की है। स्वयं जो प्लेटफॉर्म है वो भारत सरकार के द्वारा इस तरह का एक प्रावधान बनाया गया है जिसमें कि मूक्स जो है उसमें जो अध्यापक हैं उनके द्वारा लेक्चर दिया जाता है, एक विशेष प्रक्रिया के तहत उसमें रखा जाता है, और छात्र जो होते हैं वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन करते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन छात्र के लिए बहुत सहज है, वो जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ईमेल आईडी लिया जाता है, वेरिफिकेशन होता है और फिर आपका अकाउंट बन जाता है। फिर जाकर के आपको जो कोर्स लेना होता है वो जाकर के वहां पर चूज करिए, आप चयन कर लिया कोर्स आपने, फिर जाकर के इनरोल करना होता है। इनरोल कर लेते हैं तो आपके मेल पर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाता है जो आपने ये इनरोल किया है। फिर उसके बाद उसका टाइमिंग होता है जो कि इतने समय से इतने समय तक आप ये करेंगे, इतने दिन तक ये चलना है, इसमें इस सप्ताह में ये पढ़ाया जाएगा, इसको आपको तैयार करना है। और जब वो पाठ्यक्रम पूरा होता है उसके बाद जाकर के आपका एक टेस्ट होता है, टेस्ट में आप सफल होते हैं, उसकी सूचना आपको दी जाती है, फिर उसका सर्टिफिकेट होता है। उसके लिए कुछ इनिशियल पेमेंट का भी प्रावधान है, वो आपको देना होता है, सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ये प्रोसीजर है। जी सर, धन्यवाद। और किसी को कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? जी सर, मैं रत्नेश शर्मा। हाँ जी जी सर, जैसे स्वयं और स्वयं प्रभा है, इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा दूरस्थ शिक्षा के कोई और माध्यम है क्या?